तो हेलो माय डियर जेईटार्ड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें हम कैसे प्रोसीड कर रहे होंगे, हम एक एक करके सबसे पहले अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम ईथर की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे होंगे। और सबसे एंड में हम पढ़ रहे होंगे फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी पढ़ रहे होंगे विच इज़ आर रीमन टीमन नेम रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ड्यूरिंग स्टडिंग दीज रिएक्शंस हम हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में भी आज इस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द लेक्चर टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से बनाने के लिए हम बेसिकली तीन तरह की रिएक्शंस को यूज में लेते हैं। द फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद डाइल्यूट H2SO4। अब ये वाला सेगमेंट हमने हमारे हाइड्रोकार्बन्स के फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से कवर करा था। सो यहाँ मैं इसका सिर्फ एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो जब हमारे एल्कीन के ऊपर हम वाटर लेते हैं विद सम एसिडिक मीडियम, तो उस पर्टिकुलर केस में होता क्या है, हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। और इफ रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होता है तो रीअरेंजमेंट भी हो जाता है उस कार्बोकैटायन का और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल मिल रहा होता है। सिमिलरली द सेकेंड रिएजेंट दैट वी यूज टू मेक अल्कोहल फ्रॉम आर हाइड्रोकार्बन्स इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर देखिए रिएजेंट होता है हमारा मरकरी ऑक्जिलेट। ओके, सो इसके साथ हम लेते हैं वाटर। तो देखिए यहाँ पे जो वाटर है ये हमें देता है OH फॉर आर अल्कोहल, और जो हमारा NaBH4 NaOH है ये हमारा NaBH4 से हमारे पास आता है H। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे आपके प्रोडक्ट काफ़ी अलग अलग तरीके के भी बन सकते हैं इन केस आपको H की जगह कहीं पे D गिवन हो, राइट। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, नॉर्मल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा होता है यहाँ पे। सिंस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये वाला जो एडिशन होता है ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। बेसिकली ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारा जो कार्बोकैटायन है वो इस तरह से फॉर्म होगा कि वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो आफ्टर द पोलराइजेशन ऑफ आर एल्कीन। ऑल राइट, एंड द थर्ड रिएक्शन दैट वी यूज टू मेक हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो इसमें हमारा रिएजेंट होता है BH3 विद THF। THF इज आर सॉल्वेंट हियर। सो BH3 से हमारे पास आता है H फॉर आर अल्कोहल एंड सेकेंड हम लेते हैं H2O2 विद NaOH बेसिक मीडियम। तो H2O2 से हमारे पास आ रहा होता है OH। अब यहाँ भी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ भी कोई भी किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये वाला एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, मतलब यहाँ जो हमारा एडिशन होगा उसके पहले जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा होगा वो इस तरह से फॉर्म हो रहा होगा कि वो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और ये एक सिन एडिशन होता है, तो इसमें जो H और OH जो ऐड होते हैं हमारे एल्कीन में वो दोनों ही सेम साइड से ऐड हो रहे होते हैं। तो ये हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ एक नॉर्मल सी एल्कीन गिवन है, तो इसका पहले हमने हाइड्रेशन कराया, सिंपली वाटर डाला है इन सम एसिडिक मीडियम। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा होगा ना, हमारी एल्कीन कुछ इस तरह पोलराइज हो जाएगी। तो ये जो हमारा 3 डिग्री कार्बन है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे आके हमारा OH जो है वो अटैच हो जाएगा। तो इस वजह से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर देखिए सेकेंड हम यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और इसी तरह पोलराइजेशन हो रहा होगा। अब सिंस कार्बोकैटायन यहाँ बनते ही किस पे 3 डिग्री कार्बन पे आ रहा है तो यहाँ किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था, और वैसे भी यहाँ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है तो यह रीअरेंजमेंट तो होना ही नहीं है। तो इस वजह से फर्स्ट जैसा ही हमें सेकेंड प्रोडक्ट भी सेम ही मिलेगा और ये मार्कोनिकॉफ एडिशन की वजह से मिला है। फिर देखिए थर्ड वाले एग्जाम्पल में भी हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं, बट देखिए हमने यहाँ NaBH4 की जगह NaBD4 लिया है। तो देखिए D की वजह से क्या हो रहा होगा ना, यहाँ पे सिंस हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन पे हमारा जो है D+ जाके अटैच होगा। तो देखिए ये D+ यहाँ पे अटैक हो गया, तो अब हमारे यहाँ पे 2 कायरल सेंटर्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको ऊपर कहा था कि ध्यान रखिएगा कि किस पर्टिकुलर रिएजेंट से हमारे पास OH आ रहा है और किससे हमारे पास H आ रहा है, क्योंकि इस वजह से हमारे काफ़ी बार D गिवन होता है तो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग बन जाते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया है,
तो इसमें भी हमने BH4 डाला है विद THF एंड H2O2 विद NaOH। तो सिंस यहाँ से एडिशन होता है तो यहाँ भी जो है पोलराइजेशन इसी तरह से होगा और ये 3 डिग्री कार्बन पे नहीं सॉरी यहाँ पे पोलराइजेशन अब अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है। तो पहले हमारे इस वाले कार्बन पे नेगेटिव आ रहा था तो यहाँ पे अब हमारे पास पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा होगा। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है OH जुड़ता हुआ दिख रहा है और बाकी जो दूसरा कार्बन था 3 डिग्री कार्बन उसके ऊपर हमारा जो है H जाके जुड़ गया और सिंस दोनों ही सीन एडिशन होते हैं तो देखिए यहाँ पे दो तरह के हमें एनेंशियोमर्स मिलेंगे। फर्स्ट वाला ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रखा है, सेकंड इसकी मिरर इमेज। ओके, अब देखिए लास्ट वाला जो एग्जांपल है उसमें हमने BH3 की जगह BD3 लिया है, राइट? तो हमें BD3 से D+ मिल रहा होगा हमारे कंपाउंड के लिए। क्या मिल रहा होगा? D+। तो देखिए ये यहाँ हमारे 3 डिग्री कार्बन पे जाके अटैच हो गया तो यहाँ भी हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। अब दो प्रोडक्ट्स ही क्यों मिल रहे हैं जबकि यहाँ पे जो है हमारे पास कायरल सेंटर है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही सिन एडिशन होगा तो बेसिकली इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स्ड रहने वाला है। तो इस वजह से यहाँ हमें दो ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं जबकि हमें जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन थी उसमें 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, राइट? सो आई होप आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो गई होगी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल। अब यहाँ तो देखिए सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होगी। हमने हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरेन्स चैप्टर में काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस करा था। देखिए जैसे हमारे पास है ये हमारा एल्काइल हैलाइड, तो इसके ऊपर हमने डाला है NaOH। अब NaOH से जो हमें OH मिल रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उसकी आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से अगर हमारा जो R है वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री है तो क्या प्रेफर करेगा वो हमारा SN2 मैकेनिज्म और इससे हमें मिल जाएगा हमारा अल्कोहल ROH। और वही हमारे पास 2 डिग्री और 3 डिग्री R है और उसके साथ H2O है। H2O का जो OH होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो इस वजह से ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 और इससे हमें हमारा अल्कोहल मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ हमें एक एग्जांपल गिवन है, हमारे पास जो है डैश पे Cl अटैच्ड है और इसके साथ हमने पहले लिया NaOH। अब सिंस ये 2 डिग्री कार्बन है ये वाला कार्बन तो देखिए यहाँ NaOH की वजह से कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN2। तो देखिए यहाँ मेरे पास वेज पे जो है मेरा OH आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्वर्जन हो गया और यहाँ मुझे 4 प्रोडक्ट्स बनते हुए मिल रहे होंगे ड्यू टू 2 कायरल सेंटर्स, राइट? अब सिमिलरली अगर मैं इसके साथ H2O ले लेता हूँ तो यहाँ सिंपली SN1 रिएक्शन हो रही होगी और देखिए SN1 रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, क्लासिकल कार्बोकैटायन, और वो क्या कर सकता है? रीअरेंज। तो वो पहले यहाँ का हमारे पास जो है कार्बोकैटायन बना होगा और फिर वो रीअरेंज होते होते या 3 डिग्री कार्बन पे चला गया होगा। इसी वजह से देखिए हमारे पास जो है OH इस वाले कार्बन पे अटैच्ड होता हुआ दिख रहा है और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट हमें जो है ऑब्टेन हुआ है आफ्टर दी रीअरेंजमेंट। तो ये डिफरेंस जो है ध्यान रखिएगा आप। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेजरली हम हमारे जो एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं, उनकी बात कर रहे होंगे। सो रिडक्शन विल बी डन बाय मेटल हाइड्राइड्स। अब हम आगे काफ़ी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स डिटेल में पढ़ने वाले, सो प्लीज़ इस पर्टिकुलर सेक्शन को काफ़ी अच्छे से देखिएगा, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए मेटल हाइड्राइड्स में क्या होता है ना, एक हमारे पास होता है मेटल M+, राइट? ये है हमारा मेटल M+ और इसके साथ होता है हमारे पास हाइड्रोजन। अब सिंस मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो वो तो हमेशा M+ या M जितने भी 2+, 3+ आयन फॉर्म कर रहा होगा, बट हाइड्राइड जो है हमें हमें हमेशा इसके साथ H- में मिल रहा होगा। तो हमारा जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होगा। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है ना हमारा वो 3 तरह की रिएक्शन शो करता है और वो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में जो है रिएक्शन शो कर रहा होता है कि सबसे पहले वो प्रेफर करेगा कि वो कहीं से भी एसिड बेस रिएक्शन कर ले। और थ्रू आउट दी ऑर्गेनिक आप ये ध्यान रखिएगा कि एसिड बेस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो कहीं भी आपको अगर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन से पहले एसिड बेस रिएक्शन होते हुए दिख रही है तो सबसे पहले आपको वही रिएक्शन करानी है। आफ्टर दैट जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल वो पाई बॉन्ड के साथ रिएक्ट करने में इंटरेस्टेड होता है बिकॉज पाई बॉन्ड के पास क्या होती है? वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। और थर्डली वो फिर रिएक्ट करता है सिग्मा बॉन्ड्स के साथ। सिग्मा बॉन्ड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो देखिए कुछ सिग्मा बॉन्ड्स होती है जो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करती है, मतलब क्या उनके पास भी जो है लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, जैसे कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होती है साइक्लोप्रोपेन। अब आपको पता होगा साइक्लोप्रोपेन में हाई एंगल स्ट्रेन होता है जिस वजह से इसकी ये जो सिंगल बॉन्ड होती है ना, ये काफ़ी अनस्टेबल होती है। तो इनके साथ भी जो है हमारे मेटल हाइड्राइड्स रिएक्ट कर जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास
ईज ऑफ अटैक ऑफ H माइनस किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कंपाउंड। अब देखिए हम यहाँ पे सिंस कार्बोनिल कंपाउंड की बात करने वाले, तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड में क्या इस तरह से ऑक्सीजन अटैच्ड होता है, और यहाँ जो ये कार्बन होता है ना जिसपे ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये डेल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी और उतना अच्छा H माइनस का अटैक होगा। और सेकंड है स्टेरिक हिंड्रेंस शुड बी लेस। अब यहाँ अगर मैंने बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप्स अटैच कर दिए इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पे 3 डिग्री जो है अपना एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है, तो इस वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर पाता है, तो इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें कम होती हुई दिख रही होती है। देयरफॉर अटैक ऑफ H माइनस ऑन एल्डिहाइड इज मोर देन कीटोन। तो अब आपको समझ आ रहा है कि स्टेरिक फैक्टर की वजह से जो हमारा एल्डिहाइड है उसके ऊपर हमारे जो अटैक ऑफ H माइनस है वो ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ कीटोन। क्यों? क्योंकि देखिए एल्डिहाइड जो है हमारा उसके ऊपर लेस क्राउडिंग है, तो उसके ऊपर अटैक करना भी इजी होता है, वही जो हमारा कीटोन होता है उसके ऊपर क्राउडिंग ज्यादा होती है, तो इस वजह से डिफिकल्ट टू अटैक। अब देखिए सिंपली हमने ऊपर देखा था कि मेटल हाइड्राइड जो है हमारा वो रिड्यूस कर रहा होगा हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स को, तो मेटल हाइड्राइड क्या करेगा, हमें H माइनस दे देगा, तो H माइनस जाके पहले इस पे अटैक करेगा, और उसके बाद हमने ले लिया है वाटर या फिर NH4Cl, तो इन सब के साथ रिएक्ट करके फाइनली हमें क्या मिल जाता है, हमारा एल्कोहल। तो हम जब भी हमारे एल्डिहाइड को लेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल, और जब भी हम हमारे एल कीटोन को लेंगे तो हमें मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल आफ्टर दी रिडक्शन। अब ये H माइनस हमें किन रिड्यूसिंग एजेंट से मिल रहा होगा, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एकदम डिटेल में। फर्स्ट इज आर LiAlH4, इसको क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी बोलते हैं, तो इसका एब्रीविएशन हम यूज करते हैं LaH। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ये वाला हमारे पास एल्यूमिनियम होता है और इस पे 4 जो है हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं और Li बाहर होता है। तो देखिए मोर रिएक्टिव ड्यू टू वीक ALH बॉन्ड, तो देखिए ALH बॉन्ड का जो Al और H बॉन्ड जो होता है ना वो काफी वीक होता है, तो इस वजह से जो है ये वाला हमारा रिएजेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेवर टेकन विथ PPS लाइक H2O ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। अब इसकी रिएक्टिविटी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इसके साथ हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स तो कभी भी नहीं लेते लाइक H2O और ROH एनीथिंग, एंड रिड्यूसेस ऑल एक्सेप्ट। अब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं रिड्यूसिबल आप कह सकते हैं एलिमेंट्स इन योर कंपाउंड, उन सबको रिड्यूस कर देगा बिसाइड दीज 3, कि ये कभी भी अल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर रहा होगा, ये कभी भी अमाइन को रिड्यूस नहीं कर रहा होगा जो हमारा NH2 होता है, और ये कभी भी एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको LaH कहीं भी मिल जाए तो आपको जितने भी डबल बॉन्ड वो दिख रहे हैं सबको रिड्यूस कर देना, सिवाय इन 3 ग्रुप्स के। फर्स्ट इज एल्कोहल, सेकेंड इज अमाइन एंड थर्ड इज एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा सेकेंड जो रिड्यूसिंग एजेंट है इट इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसलिए इसका क्या हो गया एब्रीविएशन SBH। तो देखिए इसमें भी जो हमारा बोरोन है वो 4 हाइड्रोजन से इस तरह कनेक्टेड है जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, और यहाँ पे जो है हमारे पास सोडियम हो जाता है। अब ये क्या है ना कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है LaH से, क्यों? क्योंकि इसका जो BH बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है मोर देन AlH बॉन्ड। नाउ कैन बी टेकन विथ एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट, इसके साथ कोई इशू नहीं है कि इसको PPS के साथ नहीं लेना है, इसको किसी भी तरह के सॉल्वेंट के साथ हम ले सकते हैं। अच्छा आपको PPS या ये चीजें समझ ना आ रही हो तो आप प्लीज जाके हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरेंज का लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने ये काफी अच्छे डिटेल में डिस्कस किया है सॉल्वेंट्स के बारे में कि व्हाट आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड व्हाट आर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, और उनको लेने से क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। ओके अब जो हमारा SBH है इट कैन ओनली रिड्यूस, अच्छा जो हमारा LaH था वो तो सबको रिड्यूस करता था एक्सेप्ट दीज 3, बट हमारा जो SBH है वो सिर्फ इन जो ग्रुप्स को है उन्हें ही रिड्यूस कर सकता है। फर्स्ट इज एल्डिहाइड, सेकंड इज कीटोन, थर्ड इज एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड समझ आ रहा है ना आपको? देखिए एसिड हैलाइड क्या होता है हमारा, ये होता है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ हमने ले लिया कुछ भी Cl या कुछ भी X, राइट, गेट इट, कि हमने कुछ भी X ले लिया इसके साथ, तो हमारा एसिड हैलाइड के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज इमाइन। अब इमाइन क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ कहीं भी आपको डबल बॉन्ड कार्बन दिख जाए तो उस पर्टिकुलर को हम कंसीडर करते हैं इमाइन, तो उसमें होगा क्या ना, यहाँ एक H यहाँ एक H आके जुड़ जाएगा। नाउ द थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट इज डाइबल H। अब डाइबल H का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीका होता है कि एल्यूमिनियम होता है, उसके साथ एक H अटैच्ड होता है, और उसके साथ दो जो है हमारे पास
आइसोब्यूटाइल अटैच हो रहे होते हैं, तो ये हमें H माइनस ईजिली दे देता है। अब देखिए ओनली वन H माइनस डोनर, तो काफ़ी इन सब के साथ तो क्या होता है ना LiAlH4 और NaBH4 के साथ कि हमें काफ़ी सारे H माइनस मिल जाते हैं, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हमारा डाइबल H है वो हमेशा वन स्टेप रिडक्शन कर रहा होगा, क्योंकि ये हमेशा एक ही H माइनस डोनेट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पॉइंट था इसके बारे में, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है ओनली वन H माइनस डोनर। फिर नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट आ जाता है B2H6 विथ THF। ये हमेशा से एडिशन ऑफ H करता है, हमने ऊपर भी देखा था। और अगर हम इसके साथ ही बाद में H2O2 ले लेते तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई हमारा रिडक्शन हो रहा है B2H6 से डाइबोरेन के साथ, और अगर उसके बाद हमने H2O2 ले लिया तो हमारी वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। गॉट इट। एंड द लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज H2 कैटलिस्ट। अब ये भी मैंने लास्ट लेक्चर जो था हमारा हेलो एल्केन्स वाला उसमें अच्छे से डिस्कस करा था। इसमें क्या होता है, हम कोई भी मेटल ले लेते जिसके पास अच्छी खासी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो इसलिए हम H2 के साथ पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल या फिर रेने निकल क्या होता है हमारा, जो हमारा एकदम पार्टिकल फॉर्म वाला निकल होता है उसे हम कहते हैं रेने निकल। तो ये हो गए हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से ग्रुप्स को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस, तो हमें और अच्छे से क्लैरिटी आएगी ऑन हाउ दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स वर्क। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, ये तो हमारा हो गया एल्डिहाइड नॉर्मल, और ये हो गया हमारा कीटोन। तो मैंने LaH ले लिया है, तो देखिए LaH तो हमारे इन दोनों ही ग्रुप्स को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ हमें नॉर्मल CH2OH बनते हुए दिख गया, और यहाँ जो है हमारा OH बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल मिल गया। अब यहाँ लिया है हमने SBH। अब SBH भी कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को ही रिड्यूस कर देता है, तो इसलिए दोनों तरफ हमें रिडक्शन देखने को मिल गया। अब हमने लिया है B2H6। B2H6 भी जो है हमारा सभी को रिड्यूस कर देता है, सभी को नहीं मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ही रिड्यूस कर देता है, तो इसलिए हमें यहाँ भी सेम प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहा है। फिर हमने लिया है NaBH4 बट विथ D2O। यहाँ हमने H2O नहीं लिया है, हमने यहाँ D2O लिया है। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो NaBH4 तो हमारा H दे देगा, फिर उसके बाद जो OH जो हमारा आ रहा था एसिड बनाते हुए, सॉरी एल्कोहल बनाते हुए, तो वो आ रहा था हमारे D2O H2O से, तो उसकी जगह इस बार क्या हमारे पास D2O। तो इसलिए हमारे पास CH2OD और यहाँ पे OD ये कंपाउंड मिल रहा होगा। देखिए ड्यूरिंग मैकेनिज्म RO माइनस गेट्स इट्स काउंटर H प्लस और O प्लस फ्रॉम H2O और D2O ओनली। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कहीं भी आपको H2O की जगह D2O दिया हो तो आपको किस तरह का प्रोडक्ट बनाना होगा। अब देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजनेशन H2 विथ निकल, तो ये भी हमारा एल्डिहाइड कीटोन दोनों को रिड्यूस करने के कैपेबल है। एंड नेक्स्ट इज डाइबल H। अब डाइबल H के साथ हमने लिया है H2O, तो ये भी हमारा वन स्टेप रिडक्शन कर देगा और एल्डिहाइड को कर देगा ये 1 डिग्री अल्कोहल में, एंड कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिसमें काफ़ी सारे हमारे पास इस तरह के ग्रुप्स है जो कि रिड्यूस हम कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा कीटोन, उसके बाद है हमारे पास एल्डिहाइड, फिर है एल्कीन, एंड लास्ट इज ईथर। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर डाला है SBH। अब जैसा आपको पता हो SBH जो है हमारा सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड को इन सारे ग्रुप्स में से रिड्यूस कर सकता है। तो देखिए यहाँ सिर्फ हमारा कीटोन और एल्डिहाइड ही रिड्यूस हो रहा है, हमारा ईस्टर ऐसे के ऐसे ही इंटैक्ट रह गया है। बट अगर हम LaH लेता है तो मैंने आपको बताया था कि LaH सिर्फ एल्कीन और एल्कोहल को ही रिड्यूस नहीं कर पाता है, बाकी वो सबको ही रिड्यूस कर देगा। तो देखिए यहाँ हमारा जो ईस्टर है वो भी रिड्यूस हो गया, बट हमारी जो एल्कीन है वो ऐसे के ऐसे ही इंटैक्ट रह चुकी है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, फॉर डाइबल H द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ईस्टर इज मोर देन एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई आपको कोई भी ईस्टर रिड्यूस करना है और आपको कोई भी 4 रिड्यूसिंग एजेंट दे दिए होंगे, तो अगर उसमें आपको डाइबल H दिख जाता है तो प्लीज़ आप डाइबल H ही सेलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि ईस्टर को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस करते वक्त उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। और B2H6 जो हमारा डाइबोरेन है उसके लिए देखें तो ईस्टर को रिड्यूस करते समय जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल आर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जैसे एग्जांपल है हमारे पास यहाँ ईस्टर है और यहाँ हमारे पास है COH, और यहाँ सिर्फ एक इक्विवेलेंट ही हमने क्या लिया है, डाइबल H। तो एक इक्विवेलेंट ही लिया है, तो इन दोनों में से किसी एक को ही रिड्यूस कर सकता है, तो ये किसको रिड्यूस कर देगा, ईस्टर को। और वही हमने B2H6 लिया है और एक इक्विवेलेंट ही लिया है, तो ये किसको रिड्यूस कर देगा, हमारे अल्कोहल को। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू सी हियर कि हमारा जो ईस्टर है उसको आपको डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर देना है। व्हेन दीज टू रिड्यूसिंग एजेंट्स आर गिवन, आपको इसको हमेशा ही एल्डिहाइड में
कन्वर्ट करके रोक देना है, बस इतना ही रिड्यूस करना है। यू कांट रिड्यूस इट फर्दर टू दी एल्कोहल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ हमें दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं, दोनों को आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स इज नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। तो अब हम स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का ही रिडक्शन देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले हमने ईस्टर ले लिया है। जब हम इसके ऊपर LaOH, LaH या फिर डाइबोरेन लेते हैं और उसके साथ H2 कैटलिस्ट लेते हैं, इन तीनों में से कोई सा भी हम रिएजेंट ले लें, तो हमारे पास जो है RCH2OH और R-OH बनते हुए मिल रहा होता है। तो देखिए, हमें यहाँ पे दो तरह के जो है एल्कोहल बनते हुए मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर भी तीनों में से कोई से भी रिएजेंट डाल दिए तो हमें सिंपली एल्कोहल मिल जाएगा विथ वाटर। नेक्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी जो है ना, हमें R माइनस देता है। पहले के जितने भी मेटल हाइड्राइड्स थे वो हमें क्या दे रहे थे, H माइनस, बट ये हमें क्या दे रहा होगा, R माइनस। ये हमें R माइनस देता है। देखिए, हमारा जो R माइनस है वो तीन तरह के रिएक्शंस प्रेफर कर सकता है, या तो एसिड बेस रिएक्शन, या फिर रिएक्शन विद पाई बॉन्ड, या फिर रिएक्शन विद सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था बिफोर स्टार्टिंग मेटल हाइड्राइड्स। तो देखिए, पहले हमने लिया है CH3MgBr। अब ये जाके फर्स्ट एसिड बेस अकर्ड, देन रिएक्शन विद सिग्मा बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सिग्मा बॉन्ड के साथ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया हमारे पास, या सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, एल्कोहल के साथ। एल्कोहल का जो H होता है वो थोड़ी सी एसिडिटी शो करता है अच्छी खासी, तो इसलिए सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो O के साथ हमारा MgBr जाके जुड़ गया। अब ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है ये यहाँ पे अटैक कर देते हैं, तो इससे क्या हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, और ये जो MgBr और Cl जाके अलग हो जाएंगे, देखिए इस तरह। और हमारे पास जो है एक साइक्लिक कंपाउंड बनते हुए दिख रहा होता है कुछ इस तरह का। इसका नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF। और ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक सॉल्वेंट भी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाती है हमारे पास। तो देखिए, यहाँ भी हमारे पास जो है ऑक्सीजन है विद डबल बॉन्ड, तो बेसिकली हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो इस पे जो है हमारा ये जो R माइनस है ना, CH3 माइनस, ये इस तरह जाके इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देता है। क्यों, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, और उससे फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो हमारा MgBr है वो ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो गया। अब यहाँ इंटरनली जो ऑक्सीजन है ये सिग्मा बॉन्ड पे अटैक करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेता है, और इस तरह का साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। अब नेक्स्ट हमने लिया है NaBH4। अब देखिए, NaBH4 के साथ भी कुछ सिमिलर सी रिएक्शन हो रही होती है, जैसे कि हम यहाँ ग्रिग्नार्ड के साथ देख रहे थे। ये क्या देता है, H माइनस, बस ऊपर हमें क्या मिल रहा था, R माइनस मिल रहा था, और यहाँ पे H माइनस। तो ये रिएक्शन तो सेम ही होनी है कि H माइनस जाके पहले कार्बोनिल कार्बन पे जो है हमारा अटैक कर देता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पोलराइज होकर ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके इस तरह का साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सेगमेंट। अब काफी इंपॉर्टेंट एक हम चीज डिस्कस करने वाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम्ड। तो काफी बार आपको जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है एक कंपाउंड देखिए कि इसको रिड्यूस करने में कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम हो रहे होंगे। तो इसका मेरे पास एक काफी अच्छा मेथड है और काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड है, तो ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ RMgX, आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम्ड, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीविंग ग्रुप प्लस 1। तो देखिए, रिड्यूस करने के लिए सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जितने भी हमारे पास लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में, अलॉन्ग उसमें हम +1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ RMgX कंज्यूम्ड। अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए फॉर्मल्डिहाइड लिया है, तो हमारे पास जो है, हमारे पास कोई भी लीविंग ग्रुप हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट, सिंपल HH है, कोई भी लीविंग ग्रुप यहाँ पे नहीं है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कितना, 1 मोल ही RMgX लगेगा। मतलब मैंने क्या करा, कोई लीविंग ग्रुप नहीं था तो मैंने 0 + 1 कर दिया, राइट। तो मुझे क्या मिल गया, 1 मोल RMgX। अब सेकंड मैंने लिया है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में भी मुझे कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी कितना, 1 मोल RMgX ही यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट मैंने ले लिया है कीटोन, तो कीटोन के अंदर भी कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ भी कितना यूज हो रहा है, 1 मोल RMgX। बट नेक्स्ट मैंने ले लिया एक लिविंग ग्रुप है और एक तरफ R है ऑन अ कार्बोनिल कार्बन। तो देखिए, यहाँ सिंस एक लिविंग ग्रुप आ चुका है, जैसे कि अब हम सोच सकते हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं एसिड हैलाइड का एग्जाम्पल। तो देखिए, उस केस में हमारे पास एक लिविंग ग्रुप हो गया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 RMgX, 2 मोल RMgX आर यूज। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया मैंने कोई सा भी, और उसके साथ मैंने R-MgBr की रिएक्शन कराई है, तो मुझे ये जो है 3 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है। प्लीज नोट इट, यहाँ पे मुझे एल्कोहल कौन सा मिल रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल बनते हुए दिख रहा है। तो मुझसे पूछा गया है कि फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए, ये कब पॉसिबल हो सकता है कि मुझे 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाए, तो ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है जब मेरे पास कीटोन हो, राइट। मान लो मेरे पास इस तरह का कुछ कीटोन था और उस पे जब मेरा है
R माइनस अटैक करेगा तभी पॉसिबल है कि मुझे 3 डिग्री अल्कोहल बनते हुए दिख जाए, बाकी तो किसी भी दूसरे केस में मुझे 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिल रहा होगा। तो देखिए अपने पास अब ये वाला जो कंपाउंड है इसको मैंने यहाँ खोल के लिखा है, तो मेरे पास यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप थे और एक इथाइल ग्रुप था, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप तो अपने पास यहाँ पे हो गए 2, मिथाइल एंड इथाइल। तो इसके कॉम्बिनेशन से ही हम जो है हमारा पॉसिबल कार्बोनिल कंपाउंड और गिग्नार्ड रिएजेंट के पेयर्स बना लेंगे। कि सबसे पहले तो मैंने एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल ले लिया है, और दूसरा मिथाइल जो है यहाँ मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कंज्यूम कर लिया, तो एक पेयर तो मेरा ये हो गया। और नेक्स्ट पेयर हो जाएगा कि दोनों तरफ ही मिथाइल ले लूँ। अब मिथाइल तो एक ही है तो उसको तो मैं 2 बार ले नहीं सकता, मिथाइल 2 थे तो मैंने कीटोन में क्या करा, दोनों तरफ मेरे मिथाइल ले लिए, और जो इथाइल था उसको मैंने मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यूज कर लिया, तो ये दूसरा पॉसिबल पेयर हो जाता है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है ना, वो अच्छी खासी एसिडिटी शो करता है। सो रिएक्शन विल ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि जो हमारी रिएक्शन होती है ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ ही मूव कर रही होती है। अब ये तो देखिए डिराइव कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो होता क्या है ना, हमारी जो रिएक्शन होती है ना, वो हमेशा नॉन स्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करती है। ऑल राइट, तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हो गया कि वो इजीली हमें जो है H+ दे देगा, यही मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो हम इसको अदर सेंस में, स्टेबिलिटी की सेंस में सोचे तो क्या मतलब निकलता है कि भाई वो नॉन स्टेबल है, राइट। और वीक एसिड क्या होगा, इजीली H+ नहीं देगा, तो उसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल है। तो यहाँ पे रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ ही हमेशा क्यों जाती है, क्योंकि जो है रिएक्शन को हमेशा नॉन स्टेबल से स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए जाना चाहती है। जो भी हमारा सबस्ट्रेट होगा वो हमेशा नॉन स्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना चाहता है, राइट। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दस अल्कोहल विल ऑलवेज शो एसिडिक नेचर ओनली इफ द एसिडिक स्पीशी फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन इज वीकर। तो अल्कोहल से जितने भी वीक एसिड्स है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर वो फॉर्म हो रहे हैं आफ्टर द रिएक्शन, तो ही जो है हमारी एसिड बेस रिएक्शन शो हो रही होगी। जैसे देखिए अल्कोहल के साथ अब मैं NaOH ले लेता हूँ, राइट। तो NaOH से क्या मिल रहा होगा मुझे, H2O2 मिल रहा होगा। तो यहाँ मेरे पास कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही होगी, और अब यहाँ मैंने NaH लिया है, तो देखिए यहाँ से H- मिल जाएगा, तो ये H- जाके H2 बना लेता है, और क्या मिलेगा मुझे यहाँ RONA। तो ये जो है मेरा वीक एसिड है, और ये H2 जो है मेरा वीक एसिड है एक्चुअली, राइट। ये तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है, इसको ना आप एसिडिक कंसीडर कर सकते हैं ना बेसिक, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। तो इसलिए जो है ये वाली रिएक्शन फीजिबल है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम NaNH2। तो देखिए यहाँ भी मुझे NH3 बनता हुआ मिल रहा है, विच इज़ अ बेसिक कंपाउंड, राइट। तो अगर हम देखें तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल हो गई। फिर हम नेक्स्ट देखें तो हमने नॉर्मल Na लिया है, तो इसमें भी RONA और उसके साथ H2 मिल रहा है, तो इस वजह से यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन हो गई। फिर नेक्स्ट हमने सिंपल एल्यूमिनियम ले लिया है अल्कोहल के साथ, तो इसके साथ भी देखिए हमें ये प्रोडक्ट बनते हुए मिल रहा होगा, और 3/2 H2 मिल जाता है, तो इसलिए ये रिएक्शन हो गई। अब NaH2CA3 के साथ क्या हो रहा होगा ना, यहाँ पे मिलेगा हमें H2CO3। क्या मिलेगा हमें एसिडिक स्पीशी H2CO3। अब ये होता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो है हमारे अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इस वजह से ये वाली जो रिएक्शन है ये फीजिबल नहीं होगी। सिमिलरली देखिए NaOH में भी देखिए हमारे पास जो है हमारे अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक प्रोडक्ट मिल रहा होता है, तो इस वजह से ये भी रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है। एसिडिटी ऑफ H2O, तो बेसिकली मैंने बताया था आपको, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, H2O। हमारा H- के साथ रिएक्ट करके बना लेगा H2O। So acidity of H2O and H2CO3 is more than alcohol. Therefore ROH does not react with NaOH and NaHCO3। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको याद रखना कि जो हमारा अल्कोहल है वो कभी भी NaOH और NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये तो हो गई हमारी एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अब नेक्स्ट जो है हमारा अल्कोहल, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। तो ये वाले जो रिएक्शंस हमने मेजरली जो है हेलो एल्कीन्स वाले सेगमेंट में अच्छे से पढ़ लिए थे। तो यहाँ बस ये एक नॉर्मल सा चार्ट बना रखा है मैंने विद द काइंड ऑफ मैकेनिज्म दे फॉलो। सो देखिए अगर मैं SOCl2 लेता हूँ तो आपको ये याद आ रहा होगा, ये होती है हमारी डार्जन रिएक्शन, राइट।
तो इसके साथ हमें नॉर्मल RCl मिल जाएगा और या SNI मैकेनिज्म फॉलो होती है, तो हमें यहाँ क्या मिलता है, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। बट वही अगर मैं SOCl2 के साथ पिरिडिन ले लूँ, पिरिडिन हमारा बल्कि बेस, तो यही SNI मैकेनिज्म जगह कौन सी फॉलो कर रहा होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PCl5, तो इसके साथ SN2 रिएक्शन हो रही होगी, तो याद देखिए अब ये जितने भी रिएजेंट्स है ये सब हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट दे रहे होंगे, PCl5, PCl3, रेड फॉस्फोरस विद X2 एंड लास्ट इज HX। अब HX में देखिए डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द R, अगर जो हमारा R है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो हमारे पास SN1 रिएक्शन हो रही होगी, और अगर हमारा जो R है वो 1 डिग्री है तो हमारे पास SN2 रिएक्शन हो रही होगी और हमें क्या इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारी लूकास टेस्ट। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल। देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, ड्राई HCl एंड एनहाइड्रस AlX3 ले रहे होते हैं। तो ये रिएक्शन किस काम आती है ना, ये हमारे अल्कोहल की डिग्री आइडेंटिफाई करने के काम आती है कि भाई वो 3 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या 1 डिग्री का है, किस तरह का अल्कोहल है। तो देखिए अगर हमारा ये वाला जो रिएजेंट है हम 3 डिग्री अल्कोहल के साथ लेते हैं तो हमें इमीडिएट टर्बिडिटी देखने को मिल रही होती है ड्यू टू हाई रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट होता है तो इसके साथ जो है हमें इमीडिएट टर्बिडिटी तो नहीं बट 5 से 7 मिनट के अंदर टर्बिडिटी देखने को मिल जाती है। बट अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो इसमें हमें बिल्कुल भी टर्बिडिटी देखने को नहीं मिल रही होती है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आ जाती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली हम कुछ नहीं ईस्टर बना रहे होते हैं, और देखिए इट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटी स्मेलिंग ईस्टर्स व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड and its derivatives. All right, so now moving on to the mechanism of our esterification reaction। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने हमारा अल्कोहल लिया। अब अल्कोहल में क्या होता है ना, जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर्स क्या होते हैं, हमारे लोकलाइज्ड होते हैं, वो सभी जो है उस कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन पे ही प्रेजेंट होते हैं। बट जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके जो लोन पेयर्स है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, दे आर इन रेजोनेंस विद द डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो इस वजह से जो हमारा फर्स्ट अटैक होता है वो हमारे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन की लोन पेयर से हो रहा होता है ऑन दी H+। तो H+ पे ये अटैक होता है और इस तरह का हमें इंटरमीडिएट बनते हुए दिख रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो अल्कोहल है उसको ऑक्सीजन जाके हमारे कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक कर देता है। वाई? बिकॉज जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर इस तरह का कुछ हमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनते हुए दिख रहा होता है। और उसके बाद जो हमारा जो है H+ इवॉल्व हो जाता है और हमें इस तरह का ईस्टर बनते हुए दिख रहा होता है। सो आई होप आपको जो है ये मैकेनिज्म समझ आ गई होगी। तो देखिए सिमिलर रिएक्शन हम जो है हमारे एसिड डेरिवेटिव्स के साथ भी करा सकते हैं, जैसे हम एसिड की जगह ले लेते हैं एसिड हैलाइड, तो इसके साथ भी अगर हम ROH लेंगे और साथ में पिरिडिन लेते हैं। अब ये पिरिडिन क्यों लिया है हमने, तो देखिए पिरिडिन जो बेस होता है वो हमारे इस साइड के बाय प्रोडक्ट के वाले HCl को कंज्यूम कर लेगा, तो इस वजह से क्या होगा, लीच एटलियर प्रिंसिपल की वजह से जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव करेगी, तो इस वजह से जो हमारी यील्ड ऑफ ईस्टर होगी वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में पिरिडिन यूज करते हैं। तो हैवी बेस लाइक पिरिडिन इज यूज्ड टू कंज्यूम HCl फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट एंड प्रिवेंट अटैक ऑफ H+। तो H+ का अटैक भी प्रिवेंट करता है ऑन ईस्टर, एज वेल एज जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ती है और उससे ईस्टर की जो यील्ड है वो भी इंक्रीज होती हुई दिख रही होती है। अब वैसे ही देखिए मैंने एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, तो इसके साथ भी जब हम R-OH की रिएक्शन कराएंगे तो हमें सेम ईस्टर बनते हुए मिल रहा होता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एस्पिरिन फॉर्म कर रहे हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो सबसे पहले मैंने ले लिया सैलिसिलिक एसिड, इस तरह का जो एसिड होता है जिसके हमें देखिए एसिड के ऑर्थो पे एसिड के ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो इस तरह के एसिड को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो इसके साथ या तो मैं ले लूँ अल्कोहल NH+ या फिर मैंने सिंपली एसिड हैलाइड ले लिया या फिर मैंने एनहाइड्राइड ले लिया। तीनों ही केस में जो है मेरे पास क्या बन रहा होता है, इस तरह का एस्पिरिन प्रोडक्ट बन रहा होता है जिसके अंदर जो हमारा H था वो तो कंप्लीटली हटके हमारा ईस्टर वाला ग्रुप लग गया और हमारा जो COOH है वो एज इट इज इंटैक्ट रह गया। तो ये हो गया हमारा एस्पिरिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। इसका एक्चुअल नेम क्या होगा, इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, एंड इट इज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब क्या, वो तरह की दोज काइंड ऑफ ड्रग्स डेट वी टेक व्हेन वी आर सिक। जब हमें किसी भी तरह का बुखार होता है तब हम जो ड्रग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, एनाल्जेसिक। और यही सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम नॉर्मल अल्कोहल के साथ करा देते हैं तो देखिए हमारा जो ये वाला COOH ग्रुप था ना एसिड का, यह हमारा ईस्टर बन जाएगा।
सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये वाली रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी कि हम कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं और उसके साथ H2SO4 और हीट ले लेते तो हमें एल्कीन एज आर मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म में होता क्या है ना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होते हुए दिख रहा होता है, और सिंस क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ जो है रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है। बेसिकली होता क्या है ना, ये H+ देगा, है ना, तो इसका H जाके इस OH पे जो है अटैक कर लेता है, और फिर ये OH यहाँ से जाके पानी निकाल लेता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस। अब अगर यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो ये रीअरेंज होके यहाँ चला जाएगा, नहीं तो इसी तरह रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीअरेंजमेंट होके फिर जो है हमारा H जो है, देखिए यहाँ प्लस बना था तो इसके नेबरिंग एटम से जो है H चला जाएगा एक और मेरे पास यह एल्कीन फॉर्म होती हुई दिख रही होती है। और ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये फॉलो करता है E1 मैकेनिज्म, और मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने अभी तक अल्कोहल के एसिडिक नेचर को देख लिया है, उसके सब्स्टिट्यूशन को देख लिया है, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को देख लिया है। तो अब हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखिए ऑक्सीडेशन पैटर्न किस तरह का होता है ना अल्कोहल का, अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और इसका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ है तो मुझे मिलेगा एल्डिहाइड, और फिर 2 स्टेप ऑक्सीडेशन कर दिया तो मुझे मिल जाएगा एसिड। बट अगर मैंने मिथेनॉल लिया है सिंपली, जैसे ऊपर 1 डिग्री अल्कोहल लिया था तो वैसा ही यहाँ पे नॉर्मल मिथेनॉल लिया है, इसका 1 डिग्री ऑक्सीडेशन मुझे देगा एल्डिहाइड, 2 फिर सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन देगा एसिड। बट इसका मैं फर्दर और ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए इस पे एक और H अभी अवेलेबल है ऑन दी कार्बन, तो इसका एक और ऑक्सीडेशन कर दिया तो देखो मेरे पास यहाँ C डबल बॉन्ड आ गया और 2 OH ग्रुप्स आ गए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो वाटर निकाल के हम एक और डबल बॉन्ड बना लेते हैं उसकी जगह। तो देखिए यहाँ से मुझे CO2 मिल जाएगा फाइनली। तो अगर मैंने मिथेनॉल लिया है तो सिर्फ उसी केस में मुझे जो है आफ्टर 3 स्टेप ऑक्सीडेशन CO2 मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया है तो मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीटोन तक इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ, उसके आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है तो इसका तो कोई भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए OH जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उसके हर एक H को OH से सब्सटीट्यूट कर दो इन सक्सेसिव ऑक्सीडेशन। मतलब क्या है इसका, कि देखिए हमारे अल्कोहल का जो OH है, हमारा अल्कोहल का OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, कौन से कार्बन से अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से, उस कार्बन पे जितने भी H है ना उन H को किससे सब्सटीट्यूट कर देना है, OH से इन दी सक्सेसिव ऑक्सीडेशन। यही मैंने नीचे लिखा है सिंपल वर्ड्स में कि देखो जैसे यहाँ मेरे पास कितने 3 OH थे, तो पहले 3 H थे सॉरी, तो पहले मैंने एक H को OH से सब्सटीट्यूट करा और यहाँ कितने बचे 2 H। फिर नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करा तो इसमें सिर्फ एक H बचा, और थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन करा तो उसमें एक भी H नहीं बचा। तो यही बोला है कि H को सब्सटीट्यूट करके OH करना है। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर लेते हैं। हमने पहले डिस्कस कर लिए थे रिड्यूसिंग एजेंट्स, अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है इट इज KMnO4 विथ हीट, K2Cr2O7 विथ हीट एंड CrO3 विथ H2SO4। इसको हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, जोन्स रीएजेंट। इस पर्टिकुलर रीएजेंट को हम क्या बोलते हैं, जोन्स रीएजेंट। तो ये तीन तो जो होते हैं हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि पीसीसी का जो है हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि हमारे पास हो जाता है Na, एन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव है, ये क्या है हमारा N। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो ये हमारा N इसके ऊपर पॉजिटिव और ये हमारा Cr के ऊपर डबल बॉन्ड हो O माइनस NCl। फिर एक है हमारा PDC। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉलिन्स रीएजेंट। कॉलिन्स रीएजेंट कुछ इस तरह का होता है, वैसे आपको इनके स्ट्रक्चर्स नहीं दिए होंगे, आपको सिंपली इनके नाम लिखे होंगे क्वेश्चंस में, पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स रीएजेंट। या फिर होता है हमारा X2NaOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये काफी बार बच्चे भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना क्या होता है X2NaOH। NBS अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पिछले बार पढ़ा था हमारे एलो एल्केन्स के चैप्टर में, जिसमें मैंने बताया था कि NBS जो है हमारा Br डॉट का जनरेटर होता है। और सबसे लास्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है हमारा कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हीट। तो देखिए ये भी जो है हमारा कॉपर ऑल्सो रिएक्ट्स विद 3 डिग्री ROH टू फॉर्म एल्कीन। इस तरह से सिर्फ जो है हमारा कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड ही जो है 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करके हमें एल्कीन बनाता है। ये ऑक्सीडेशन तो नहीं करता है बट ये आप कह सकते हैं एलिमिनेशन करके हमें एल्कीन बना के दे देता है। क्या, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड।
सो ये जितने भी हमने आफ्टर जोन्स रिएजेंट डिस्कस करे रिएजेंट्स, दीज आर और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब देखिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हमारे पास क्रोमियम प्रेजेंट होता है, राइट, तो क्रोमियम 6 से जाता है 3 में, तो क्रोमियम 6 इज ऑफ ऑरेंज कलर एंड क्रोमियम 3 इज ऑफ ग्रीन कलर। तो काफी बार ऑक्सीडेशन होने के बाद ये जो चेंज ऑफ कलर है, ये जो है एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी काम कर जाता है ड्यू टू चेंज इन कलर। और फिर जो है हमारा Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो इसका कलर जो है पर्पल से ब्राउन में चेंज होते हुए दिख रहा होता है। तो ये भी जो है हमारा काफी बार कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के काम आ जाता है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ पीएच क्या होगा ना, जो हमारे जोन्स रिएजेंट और पीसीसी है, ये तो हमारे हो जाते हैं एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और जो हमारा पीडीसी है वो होता है ऑलमोस्ट न्यूट्रल, और जो कॉलिन्स रिएजेंट होता है वो हमारा बेसिक होता है, राइट। तो कभी भी हमसे पूछा जाए कि कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे मुझे ये कंपाउंड दे दिया गया है और मुझसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सो वी चूज ईदर पीडीसी और कॉलिन्स रिएजेंट बिकॉज एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन डिस्टर्ब एल्कीन। अब मुझसे पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो मुझे क्या करना है ना, इसमें सिर्फ ऑक्सीडाइज कराना है अपने अल्कोहल को। मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी जो एल्कीन है उसके साथ कुछ भी छेड़खानी हो। तो अगर मैंने क्या करा, यहाँ पे एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो हो सकता है कि ये एल्कीन जो है पोलराइज हो जाए और यहाँ किसी भी तरह का एक जो है कार्बोकैटायन फॉर्म होता हुआ दिख जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो न्यूट्रल या फिर बेसिक हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए ये बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह जो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जैसे अगर हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो वो हमें क्या दे देगा, डायरेक्टली एसिड दे देता है। अगर हमने मीथेनॉल लिया है तो वो हमें CO2 दे देगा, मतलब जो मैक्सिमम एक्सटेंट तक ऑक्सीडाइज हो सकता है उस तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। 2 डिग्री ROH लिया है तो वो हमें क्या, ये तो कीटोन ही देगा, इससे आगे बढ़ता ही नहीं। और 3 डिग्री ROH हमें नो ऑक्सीडेशन, ये क्या करेगा, सिर्फ एलिमिनेशन, वो भी किसके साथ, सिर्फ कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो देखिए ये तो हमारा एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा, जो हमारा CH3OH है ये फॉर्मल्डिहाइड बना के छोड़ देगा, ये CO2 तक जा ही नहीं पाएगा। और जो हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है वो तो कीटोन देगा माइल्ड के साथ भी, और 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ भी कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा होगा। अब देखिए जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे एल्कोहल दिए गए और एक एल्डिहाइड गिवन है। अब मैंने इस पे लिया है 1 से 3, 1 से 3 मतलब क्या है, ये देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 ये जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बेसिकली ये मैंने इनके ऊपर ले लिए। तो देखिए ये मेरे एल्डिहाइड को भी और आगे जाके ऑक्सीडाइज कर देगा, ये बेसिकली एल्कोहल को ही नहीं, ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अगर इसके ऑक्सीडेशन पॉसिबल होती है। तो देखिए इसने एल्डिहाइड को भी मेरे एसिड में कन्वर्ट कर दिया, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में, और 1 डिग्री जो था हमारा एल्कोहल उसको भी एसिड में कन्वर्ट कर दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ने। बट अगर यही मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूँ तो मेरा कीटोन एज इट इज इंटैक्ट है, बट मेरा जो 2 डिग्री एल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और मेरा जो 1 डिग्री एल्कोहल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड तक ही वो हो पाया। तो देखिए ये रिएक्शन तो मैंने बता ही दी थी कि एलिमिनेशन अकर होता है जब हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल होता है विद Cu एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट एक स्पेशल तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे विच इज MnO2। तो देखिए MnO2 क्या करता है ना, ऑक्सीडाइजेज ओनली अलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH। तो देखिए अलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, डबल बॉन्ड से जस्ट पास वाला कार्बन जो होता है वो होता है हमारा एलाइलिक, और बेंजाइलिक कौन सी होती है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन वाला जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक पोजीशन। तो इन दोनों के ऊपर अगर हमारे पास जो OH है वो अगर जुड़े हुए दिख रहे हैं तो हम उन्हें ऑक्सीडाइज कर देंगे, और उन्हें भी एकदम लास्ट स्टेप तक ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है ये भी, तो ये जो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है इसको मैक्स टू मैक्स एल्डिहाइड बना देगा, और जो हमारा 2 डिग्री एल्कोहल था उसको देखिए यहाँ ये कीटोन बना देगा इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखिएगा, MnO2 एक स्पेशल तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नोट MnO2 इज ऑल्सो अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो अब हमने जितना भी था हमारा अल्कोहल का पार्ट उसे कवर कर लिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू ईथर। तो देखिए सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर आ जाता है हमारे पास वही डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो पहले तो आप बोलोगे कि यार भैया हमने एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया तब हमें एल्कीन मिल रहा था, तो हमें इससे ईथर कैसे मिलेगा। तो देखिए ये एक स्पेशल तरह की रिएक्शन होती है जब हम लेते हैं इथेनॉल। देखिए हमारे NCERT की रिएक्शन है ये, तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि NCERT ने एज इट इज़ दिए अलॉन्ग विथ इट्स स्पेसिफिक टेम्परेचर्स, तो ये आपको थोड़ी सी याद ही रखनी पड़ेगी, और इसके ऊपर जो है 2-3 बार JEE मेंस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। सो प्लीज़ ये ध्यान रखना कि नॉर्मल कंडीशन में तो जो है हमारा एल्कोहल
वो अपॉन डिहाइड्रेशन क्या दे रहा होगा, एल्कीन ही दे रहा होगा। बट अगर मुझे स्पेसिफिकली ये टेम्परेचर मेंशन करके दिए जाते कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मुझे 140 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है टेम्परेचर, तो इधर विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस होता है और मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है, SN2, और देखिए मुझे इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे जो है यहाँ पे ईथीन बनते हुए दिख रहा होता है, और यहाँ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, E2 मैकेनिज्म। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स आर नॉट सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ईथर बाय दिस प्रोसेस। तो ये ना सिर्फ आपको इथेनॉल वाला ही रिएक्शन जो है ये ध्यान रखनी है, इसके आगे आप दिमाग मत लगाइए। समझने जैसा जो पार्ट है वो हमारे पास आ गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। सो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या लेते हैं हम, सोडियम एल्कोक्साइड लेते एंड एल्काइल हैलाइड लेते, तो रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ईथर इन दिस रिएक्शन। और इसकी मैकेनिज्म कौन सी होती है, SN2 मैकेनिज्म। अब देखिए मैंने यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड लिया है और हमारा एल्काइल हैलाइड लिया है, ये दोनों मिलके ROR' तरह का ईथर बना रहे होते हैं। अब देखिए R' जो है ना वो मेरे पास अलग अलग तरह का हो सकता है, या तो 1 डिग्री हो, या फिर 2 डिग्री हो, या 3 डिग्री हो, या फिर देखिए मेरे पास डायरेक्टली किसी sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या फिर ब्रिज हेड कार्बन से अटैच्ड हो, जैसे इन सारे तीनों एग्जांपल्स में है। तो इन सभी के साथ मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट, देखिए रिएक्शन तो होगी एक्सेप्ट दी लास्ट केस, बाकी तीनों केसेस में जो है रिएक्शन होती भी दिख रही होगी, बट उनमें प्रोडक्ट क्या मुझे ईथर ही मिलेगा या कुछ और मिलेगा वो देखते हैं। तो अगर मैं 1 डिग्री RX ले लेता हूँ तो इसमें तो मेरे पास सिंपली SN2 मैकेनिज्म होगी और ईथर जो है मेरा वो मेजर प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहा होगा। बट अगर मैं 2 डिग्री RX ले लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास E2 मैकेनिज्म हो जाती है और मुझे एल्कीन जो है मेरा मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर मैं 3 डिग्री RX ले लेता हूँ तो भी मेरे पास जो है E2 मैकेनिज्म फॉलो होती है और एल्कीन जो है मेरा मेजर प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहा होता है। बट अगर मेरे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड X है, या बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड X है, या ब्रिज हेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड X है, तो इन केस में तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जो 1 डिग्री हो उसे X देना है बस, है ना। बेसिकली जो हमारा 1 डिग्री कार्बन होगा बस उसे हम X दे देंगे और हमारा ईथर बना लेंगे। जैसे देखिए प्रिडिक्ट द सुटेबल पेयर ऑफ एल्कोक्साइड एंड एल्काइल हैलाइड फॉर फॉलोइंग ईथर्स। तो इसमें अब हमें उल्टा चलना है, हमें इसमें बताना है कि सुटेबल पेयर ऑफ एल्कोक्साइड और हमारा एल्काइल हैलाइड क्या होगा फॉर दी पर्टिकुलर रिएक्शंस। ओके, सो देखिए यहाँ मेरे पास इधर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, आप इसको इस तरह तोड़ लीजिए, है ना, ओके, दोनों साइड तोड़ लीजिए। तो जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है तभी मेरी जो है ये वाली रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो इसलिए देखिए यहाँ 1 डिग्री एल्काइल बना दिया और बाकी जो एल्काइल ग्रुप था उसको मैंने सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ भी 1 डिग्री मेरे पास सिर्फ मिथाइल ग्रुप है तो इसी का मैं एल्काइल हैलाइड बना रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी 1 डिग्री और यहाँ भी 1 डिग्री है, बट लेस क्राउडेड वाले पे SN2 ज्यादा फेवर होगी, तो इसलिए मैं इस वाले एथाइल को लेके अपना एल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिडिक्ट करूंगा और दूसरे वाले के साथ में सोडियम एल्कोक्साइड बना लूंगा। यहाँ तो ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं होगा, तो मतलब क्या है, ये वाला जो ईथर है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बनाया ही नहीं जा सकता है। सिंपली 5th वाला भी नहीं बनाया जा सकता, 6th वाला जरूर बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए मिथाइल वाले के साथ में अपना एल्काइल हैलाइड आराम से फॉर्म कर लूंगा। और देखिए ये वाला भी ईथर भी कभी भी हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना नहीं सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाली रिएक्शन समझ आ गई होगी। तो हमारे पास मेजरली बस ये दो ही जो है रिएक्शंस होती है ऑफ दी प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो अब हम मूव कर जाते टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखिए इसमें हम दो चीजें डिस्कस करने वाले, फर्स्ट इज क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HX एंड सेकंड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अब क्लीवेज क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ ईथर बेसिकली, और कुछ नहीं। तो देखिए इन बोथ रिएक्शंस attack of proton H plus is the first step but after reaction would proceed according by following cases। तो देखिए HX के साथ रिएक्शन कराओ या हाइड्रोलिसिस कराओ, दोनों ही केसेस में जो है सबसे पहले तो मेरा प्रोटोन जो H प्लस होता है वो अटैक कर जाता है ईथर के ऑक्सीजन के ऊपर और इस तरीके जो है इंटरमीडिएट बनते हुए दिखता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अलग अलग केसेस, 3 केसेस है मेरे पास, इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी। कि देखिए ये जो R ग्रुप है ये स्टेबल प्लस बनाने के कैपेबल है, लाइक 3 डिग्री एल्काइल या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज जो है यहाँ पे मुझे कार्बोकैटायन बन सकता है अगर मैं यहाँ से जो है क्लीवेज करता हूँ, अपनी बॉन्ड ब्रेकिंग करता हूँ। तो उस केस में X माइनस जाएगा, तो ये इस वाले R के साथ जोड़ के, देखिए इस वाले R के साथ जोड़ के तो मुझे ROH मिल जाएगा और स्टेबल जो हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता ना उसके साथ जो है मेरा X जुड़ जाएगा।
और अगर मैं वाटर लेता हूँ तो स्टेबल जो हमारा कार्बोकेटाइन बनाने वाला एल्काइल ग्रुप था उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH। तो यहाँ मुझे 2 अल्कोहल मिल जाएंगे। और केस 2, अगर यहाँ पे 1 डिग्री आर है ना, 1 डिग्री हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, तो इस ये वाला पोर्शन तो मुझे सिंपली जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर देगा, क्योंकि यहाँ SN2 ज्यादा प्रेफर्ड है। देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है ना, और यहाँ 1 डिग्री है, तो मिथाइल पे लेस क्राउडिंग है, तो इसलिए यहाँ पे जो है मेरा 1 CH3 के साथ X जुड़ जाता है और बाकी के साथ जो है मेरा अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा होता है। बट H2O2 में क्या होगा, दोनों ही मुझे अल्कोहल मिल जाएंगे। और अगर मेरे पास थर्ड केस क्या आ जाता है कि एक जगह तो 1 डिग्री आर है और दूसरी जगह 2 डिग्री आर है, तो SN2 कहाँ ज़्यादा प्रेफर होगी, 1 डिग्री आर पे, तो इसलिए 1 डिग्री आर के साथ जो है मेरा X जुड़ जाता है और बाकी के साथ अल्कोहल मिल जाता है, और इस केस में दोनों के साथ ही अल्कोहल मिल रहा है। सो बेसिकली आपको कुछ नहीं, इसमें ये ध्यान रखना है कि SN रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करेगा, तो उसके साथ मुझे जो है मेरा X जोड़ देना है, और कुछ नहीं करना है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट्स अपने हमारे पास। फर्स्ट इज, इफ नॉट स्पेसिफाइड देन बाय डिफॉल्ट अज्यूम कोल्ड HI एंड फॉर्म RI प्लस ROH। अब ये बेसिकली बाकी के आगे के जो रिएक्शंस है ना, एग्जांपल्स उनके लिए है कि अगर हमें ना हॉट AI या कोल्ड AI मेंशन नहीं है कि किस तरह का HI है अपने पास, तो हम कोल्ड HI ही अज्यूम कर लेते हैं और हमारा क्या RI जो हमारा एल्काइल आयोडाइड है वो बना लेते हैं अलॉन्ग विद अल्कोहल। इफ hot HI mentioned then no alcohol form, both RI and R-I are formed। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास हॉट हाइड्रोजन आयोडाइड मेंशनड है तो हम अल्कोहल नहीं फॉर्म कर रहे होंगे, हम दोनों ही प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहे होंगे, RI एंड R-I। जैसे देखिए यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, तो 2 डिग्री पे ज़्यादा फेवर कर रहा होगा हमारा SN2 रिएक्शन, तो इसलिए यहाँ जो है हमारा अल्कोहल बन गया, और 3 डिग्री पे हमारा जो है क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। और सिंपली अगर H3O3 लेते तो दोनों ही हमें अल्कोहल मिलेंगे। अब यहाँ 1 डिग्री 1 डिग्री, बट SN2 कहाँ ज़्यादा फेवर होगी, इस वाले कार्बन पे, तो इसलिए इसके साथ हमारा I जुड़ गया और बाकी तक हमारे पास अल्कोहल बन गया। अब ये वाली रिएक्शन देखिए, तो यहाँ मेरे पास जो है काफ़ी अच्छे से SN2 जो है फेवर हो रहा है CH3 पे, तो इसलिए यहाँ मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड मिल गया और यहाँ मेरे पास फिनॉल अपना अदर प्रोडक्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ हमें दोनों अल्कोहल मिल रहे होंगे। अब यहाँ मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड HI। अब यहाँ दोनों ही जो है तरफ एक भी जगह सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इन दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या आ जाती है, नो रिएक्शन आ जाती है। अब सिमिलरली फिफ्थ केस में देखिए, तो यहाँ जो पॉजिटिव बन रहा होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा विद दी बेंजीन रिंग, तो इसलिए यहाँ जो है मेरा I जुड़ जाता है और नीचे अल्कोहल फॉर्म हो जाता है अलॉन्ग विद CH3OH एंड CH3I। बट H3O3 में क्या होगा, CH3I की जगह मुझे CH3OH ही बनते हुए मिल रहा होगा। और नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अब ये रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्ट करेगा मेरे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ मेरा एल्काइल हैलाइड बन गया और यहाँ भी मुझे जो है फिनॉल अपना आंसर मिल जाता है और नीचे दोनों तरफ ही OH ग्रुप अटैच हो रहा होगा। सो आई होप ये आपको रिएक्शन समझ आ गई होगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही जैसा हमने हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन्स में देखा था, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH ग्रुप्स। वाई? बिकॉज ये जो OH है ये पानी में जाके क्या कर रहा होगा ना, ये आपस में भी ये लोग क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, तो इस वजह से जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास, ऑफ कोर्स जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है ना उतना ही छोटा हमारा मॉलिक्यूल होता है, तो उतना ही लेस वो क्या करता है, सरफेस एरिया कवर करता है। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है ना किसी भी कंपाउंड का लिक्विड फॉर्म में, उतनी ही ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है, तो इस वजह से जितनी कम ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो जितना ज़्यादा अगेन OH ग्रुप्स होंगे उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। जितना कम मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ही ईजी होता है इसे सॉल्युबल करना इन दी वाटर, और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उतनी ईजिली वो सॉल्यूट हो जाता है इन दी वाटर। तो यहाँ हमारा ईथर वाला पार्ट भी जो है खत्म हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस फिनॉल। तो फिनॉल को बनाने के लिए सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, डोज प्रोसेस। तो डोज प्रोसेस में क्या करते हैं ना, हम लेते हैं इस तरह का हैलाइड, राइट, एराइल हैलाइड, और इसके साथ हम क्या लेते हैं, NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कितना टेम्परेचर है हमारे पास, 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर है। तो इसके साथ जब हम हमारा सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो ये हमें क्या दे देता है, फिनॉल दे देता है, राइट।
एंड द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। पहले मैंने लिया था नॉर्मल एनिलीन, इसकी जब मैंने रिएक्शन कराई NaNO2HCl के साथ एट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, क्योंकि उस टाइम जो है हमारा सॉल्ट स्टेबल होता है, तो हमें क्या मिल गया, इस तरह का सॉल्ट मिल गया। और देन जब मैंने इस पे H2O का अटैक करा दिया इन सम हीट, तो मुझे मिल गया मेरा फिनॉल। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखिए नॉर्मल बेंजीन है, इसको अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या ऑलियम के साथ रिएक्ट करा दूं तो मुझे सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। अब सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन देखिए, आपको मैंने बताया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन 2 का लेक्चर था, कि ये हमारा जो सल्फोनेशन वाला प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, क्या कह सकते हैं आप, रिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो SO3H है हमें SO2 गैस दे देता है, राइट, और SO2 गैस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इस वजह से देखिए ये भी सिमिलर सा ही प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहा है, तो ये भी जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो इसलिए इस यहाँ पे जो SO3H है ना, इसको सब्सटीट्यूट करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, तो इसलिए हमने सिंपली NaOH के साथ या जो इसकी रिएक्शन करा दी, तो OH मिल गया, और साथ में ना इसके हमें क्या मिला होगा, SO2 गैस मिली होगी, SO2 गैस मिली होगी, और वो यहाँ जाके लिबरेट हो गई होगी। नेक्स्ट इज क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें होता है क्या है ना, हम क्यूमीन लेते हैं। अब क्यूमीन क्या होता है, विक्ट्री साइन, देखिए ये V बना होता है हमारी बेंजीन के ऊपर इस तरह से, तो इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन की पहले हम एयर के अंदर सनलाइट से रिएक्शन कराते, तो हमें मिलता है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, इस तरह का। देखिए हाइड्रो पर ऑक्साइड है तो 2 ऑक्सीजन आपस में लिंक्ड होंगे इस तरह से, और उसके बाद हम डाइल्यूट H2SO4 सिंपली डाल देते, तो हमें फिनॉल और कीटोन, इस तरह से हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है। अब इसकी देखिए जो मैकेनिज्म होगी वो यहाँ पे डिस्कस्ड है। सबसे पहले माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख लीजिए कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है। सबसे पहले H होगा माइग्रेट, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर फिनॉल 1 डिग्री नहीं, फिर फिनॉल, सॉरी फिनॉल नहीं, फिनाइल, जो हमारा बेंजीन रिंग होता है उसको फिनाइल, और फिर 1 डिग्री। सबसे कम माइग्रेट रखने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी 1 डिग्री एल्काइल में। तो सबसे पहले होता है क्या है ना, हमने जो O2 लिया था HNO के साथ लिया था, तो जब भी आपको पता है HNO होता है तो क्या बनते हैं, हमारे रेडिकल्स बनते हैं। तो इस तरह से रेडिकल बन जाएंगे, और ये जाके किससे, या हमारा जो 2 डिग्री कार्बन था उससे जाके अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ जो बीच वाला ऑक्सीजन है ना, इसके लोन पेयर्स हमारे सिस्टम में सिंस एसिडिक मीडियम था, तो इसके H+ पे जाके अटैक कर देते हैं, और इस तरह का हमें इंटरमीडिएट बनने को दिख रहा होता है। अब यहाँ से क्या होगा ना, H2 रिलीज कर देता है ये हमारा कंपाउंड, और इस तरह का आप कह सकते हैं कंपाउंड बना लेता है, ईथर काइंड ऑफ थिंग बना लेता है ना। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, सिंस हमने वाटर रिमूव कर दिया था, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और देखिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है। अब मेरे पास अगर यहाँ बेंजीन की जगह कुछ और भी प्रेजेंट होता तो वो भी रीअरेंज होके इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच कर जाता, राइट। अब वापस यहाँ पे मैंने क्या डाला है, H2O। सो H2O से ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर क्या आ गया है, मेरे पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप आ गया है, OH ग्रुप आ गया है। अब अगेन ये जो ईथर वाला हमारे पास ऑक्सीजन था, इसके लोन पेयर्स जाके किससे अटैक करेंगे, H+ पे, और H+ पे अटैक करने के बाद जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है ना, वो क्या मिल जाएगा, हमारा फिनॉल जो हमें चाहिए था, इस तरह का एक कंपाउंड, और उसके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कीटोन में, राइट। क्योंकि मैंने बताया था आपको, जब भी सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स आ जाते तो वो अनस्टेबल होते, तो हम वाटर निकाल के क्या बना देते, डबल बॉन्ड होते, इस तरह का हमें कीटोन मिल जाएगा, और उसके साथ क्या मिलेगा, फिनॉल एज आर मेजर प्रोडक्ट। सो ग्रुप्स with greater migratory aptitude will get OH while remaining will become carbonyl compound। तो ये कंक्लूजन था ऑब्जर्वेशन बेस्ड, कि भाई ऊपर मैंने ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया था ना, तो ऐसे ग्रुप्स जिनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उनको तो OH मिल जाएगा, और बाकी रिमेनिंग के साथ क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये आपको जो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ना, ये सिर्फ आपको क्यूमीन के लिए ही नहीं पता होनी चाहिए, बाकी कोई भी आपको दूसरे तरह का भी कंपाउंड मिल गया जिसके अंदर ये रिएक्शन होती हुई आपको दिख रही है, तो आप तब भी इसका प्रोडक्ट बना पाए, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ मेरे पास क्यूमीन की जगह क्या है, H, तो यहाँ मेरे पास जो है माइग्रेट कौन कर रहा होगा, H कर रहा होगा, सिंस देखिए यहाँ पे जो है H की माइग्रेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है देन फिनाइल ग्रुप, तो इस वजह से देखिए यहाँ जो H है उसके साथ क्या गया, OH, और बाकी का क्या बन गया हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ऐसे ही आई होप बाकी कोई रिएक्शन आएगी तो भी आप कर लेंगे। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में सबसे पहले जिस तरह हमने एसिड के लिए देखा था, फिनॉल का भी जो एच होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, तो इस वजह से फिनॉल भी एसिडिक नेचर शो करता है। अब याद देखिए फिनॉल अगर NaOH से रिएक्ट कर गया तो वो हमें ONA दे देता है विथ वाटर, और अगर फिनॉल NaHCO3 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी कोई रिएक्शन होते हुए नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो यहाँ पे फॉर्म होगा वो फिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है,
तो इसलिए रिएक्शन फीजिबल नहीं होती। बाकी एल्यूमिनियम के साथ भी सिमिलर रिएक्शन है, NaNH2 के साथ भी सिमिलर है, Na के साथ भी सिमिलर रिएक्शन है, NaH के साथ भी अल्कोहल जैसी ही सिमिलर रिएक्शन है। तो देखिए, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर बट लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड जो था H2CO3। इसलिए ये NaHCO3 के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, बट NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ध्यान रखना। जो हमारा अल्कोहल था वो NaOH के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, बट जो फिनॉल है वो हमारा NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो देखिए, अब हमें यहाँ कुछ रिएक्शन दी गई है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि फिनॉल को सबसे पहले हमने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, और फिर उसके बाद मैंने ले लिया इथेनॉल ऑक्साइड, सॉरी नॉट इथेन ऑक्साइड, इथेनॉल ऑक्साइड नहीं, इथेन आयोडाइड। और फिर मेरे पास यहाँ पे दूसरा रीएजेंट है, फिर तीसरा रीएजेंट है। तो एक एक करके हम इनका प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, P तो हमारे पास सिंपली NaOH के साथ रिएक्शन कराइए तो ONA यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके साथ पहला था मेरे पास CH3CH2I, तो यहाँ सिंपली जो है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। जो हमारा Na है वो तो क्या बना लेगा, सॉल्ट, सिंस NaI का बनना बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, और यहाँ मेरा जो है इथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इस तरह का ईथर फॉर्म कर लेगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, जो हमारा Na है वो Br लेके भाग जाएगा और वो अगेन सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, और बाकी का जो हमारा एल्काइल ग्रुप था वो इसी तरह अटैच हो जाएगा और ये एक ईथर फॉर्म कर लेगा, अनसैचुरेटेड ईथर। और देखिए, थर्ड रिएक्शन में क्या होगा ना, ये जो D2O है तो ये क्या कर रहा होगा मुझे, D+, जस्ट लाइक वाटर, क्या कर रहा होगा, D+ और OD- दे रहा होगा, राइट। सो OD- तो मेरे जो है बेंजीन रिंग पे जाके इस तरह से अटैच, सॉरी D+ जो है यहाँ जाके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और Na जो है OD के साथ रिएक्ट करके NaOD फॉर्म कर लेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन। सो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हम लेते हैं हमारा सिंपल सा फिनॉल, और इसके साथ हम क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 NaOH एंड H+। हमें मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे जो मिलता है ना, वो क्या मिलता है, सैलिसिल्डिहाइड। जैसे हमने ऊपर सैलिसिलिक एसिड पढ़ा था ना कि भाई ऑर्थो पे अगर हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता तो हम उसको क्या बोलते थे, सैलिसिलिक एसिड। तो वैसे इसको क्या बोलते हैं हम, सैलिसिल्डिहाइड। एंड माइनर प्रोडक्ट जो है उसमें हमें पैरा पे जो है हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप और अल्कोहल वाला ग्रुप अटैच होते हुए दिख रहा होता है। तो इसकी, तो देखिए इसकी मैकेनिज्म किस तरह की होती है ना, जो हमारा CHCl3 है वो सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्ट करके बना लेता है NaCCl3, और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम वाटर के साथ तो हमें सिंगलेट और डबलेट क्या मिल रही होती है, DCC। क्या मिल रही होती है, DCC। अब DCC का मतलब क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन, डबलेट सॉरी सिंगलेट एंड ट्रिपलेट डाइक्लोरोकार्बीन्स मिल रही होती है, और इनका ये जो फॉर्मेशन होता है वो RDS होता है, और ये हमारी क्या हो गई, इंटरमीडिएट्स। सो ये इंटरमीडिएट हमें बनते हुए दिख रहा होता है। तो ये तो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा फिनॉल था, राइट, वो NaOH से रिएक्ट करके ONA बना लेगा सिंपली। अब ये जो ONA बना है इसके साथ जो है हमारी DCC रिएक्ट कर जाती है लाइक दिस। तो ये जो O पे माइनस चार्ज था ये इस तरह से इसकी बॉन्ड पोलराइज होती है, और यहाँ जो है हमारी एक डबल बॉन्ड बेंजीन की पोलराइज होके इस पे जो हमारा है DCC जाके अटैच हो जाता है। एंड आफ्टर गेटिंग अटैच देखिए ये वापस से जो है अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है, एंड आफ्टर गेनिंग एरोमेटिसिटी इट अगेन रिएक्ट्स विद NaOH। और NaOH में होता क्या है ना, जो एक Cl है वो रिप्लेस हो जाता है OH से, एंड आफ्टर दैट द सेकंड CH गेट रिप्लेस्ड विद OH। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूशंस के बाद देखिए क्या होता है, अब हमारे पास हो गए दो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन सेम कार्बन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जब हो जाते हैं तो ये वाटर निकाल देंगे और क्या मिल जाएगा हमें, डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से जो है हमारा सैलिसिलिक एसिड बन रहा होता है, और हमें पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा बट वो हमें माइनर मिलता है, राइट। अब आप बोलेंगे कि हमें मेटा प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो O है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशंस पे दे रहा है, और ऑर्थो पे ज्यादा दे रहा है, तो इसलिए ऑर्थो वाला मेजर है और पैरा वाला माइनर है। तो देखिए नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन गिवन है हमारा फर्स्ट, उसमें पैरा पे यहाँ पे CH3 भी है, यहाँ सिंपल फिनॉल नहीं है, तो हमें मेजर प्रोडक्ट तो वही मिल जाएगा, हमारा ऑर्थो पे CHO बन जाएगा। बट देखिए हमें जो बायो प्रोडक्ट मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट, उसमें जो हमारा पैरा है उसके ऊपर हमारा कार्बीन अटैच्ड हुआ, DCC जो था हमारा डाइक्लोरोकार्बीन, और उसके बाद यहाँ कोई भी हमारे पास सब्सटीट्यूशन होते हुए नहीं दिख रहा है, और इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो भी कहीं ना कहीं टूट गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया है, तो इस वजह से जो कॉन्जुगेशन था
वो टूट चुका है पूरी बेंजीन रिंग का इन आर माइनर प्रोडक्ट। अब सेकंड देखेंगे तो सेकंड में देखिए यहाँ CH3 जो है इसके मेटा पे है, तो इस वजह से इसकी इस साइड वाली जो ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली जो ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए इसकी जो दूसरे साइड की ऑर्थो पोजीशन है उस पर हमारा कार्बिन DCC अटैक करेगा और वहाँ जो है हमारा एल्डिहाइड बनते हुए मिल रहा होगा, और माइनर प्रोडक्ट तो जैसे बन रहा था वैसे ही बनने को देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर रहे होंगे एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन की। अब एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है ये हम देखते हैं। हियर ट्रिपलेट कार्बिन पार्टिसिपेट्स। अब ऊपर तो हम देख रहे थे कि जो हमारी सिंगलेट कार्बिन थी वो ही पार्टिसिपेट कर रही थी, बट यहाँ हमारी जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो भी पार्टिसिपेट करती है। किस तरह करती है ये देखते हैं। देखिए यहाँ हमारी ट्रिपलेट कार्बिन है वो इस तरह का एक ट्राइंगुलर जो है हमारा इंटरमीडिएट बना लेती है, और उसके बाद यहाँ देखिए रिंग एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है हमें। 5 मेंबर रिंग थी वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई, और हमारे जो दोनों क्लोरीन्स है वो उसी रिंग पे अटैच्ड है। इसमें से एक क्लोरीन हटेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉम्पनसेट होगा और सिर्फ एक क्लोरीन बचती है। तो देखिए इस तरीके हमें एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन से प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, तो देखिए एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन अब हम करें इस वाले सबस्ट्रेट के साथ। तो इधर देखिए हमें CH के साथ क्या 3 अलग अलग हैलाइड्स गिवन है, राइट। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे कौन सा हैलाइड है, वही सबसे बाद में हमारे पास बचेगा इन आर एंड प्रोडक्ट। जैसे पहले मैंने ETONA ले लिया तो यहाँ मुझे सिंपली इसका हाइड्रोजन जो है एसिडिक होता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके साथ जो है मेरी कार्बिन है वो रिएक्ट करेगी, ट्रिपलेट कार्बिन। आफ्टर रिएक्शन अब यहाँ Cl हटना चाहिए या F हटना चाहिए। सो आपको पता होगा CF बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसलिए यहाँ जो CF बॉन्ड है वो एंड में सब जो रिटेन कर जाती है, और जो क्लोरीन था वो जो है हमारा सब्सटीट्यूट हो जाता है, क्लोरीन जो हमारा एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम आर कंपाउंड। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी नेम रिएक्शन वो हो जाती है कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अलॉन्ग विथ NaOH and H+. So same reaction would take place if CCl4 taken instead of CO2. तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम CO2 की जगह CCl4 भी ले ले तो भी हमारी जो रिएक्शन है वो सेम ही हो रही होती है। तो देखिए हमें यहाँ सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है, जैसे ऊपर हमें सैलिसल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट मिल रहा था, और पैरा वाला प्रोडक्ट जो हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसकी भी रिएक्शन कुछ ऊपर जैसी ही सेम है। पहले NaOH लेते तो उसके साथ हमारा फिनॉल जो है वो रिएक्ट करता है, वो ऊपर हमारा DCC रिएक्ट कर रहा था, तो बट यहाँ हमारे पास क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिएक्ट करेगी सिमिलर फैशन में। और देखिए अगर आपको याद हो तो यहाँ हमारे 2 Cl अटैच्ड है। अब यहाँ क्या है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो उसी की तरह यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट सा जो है माइग्रेशन सा हमें देखने को मिलता है ऑफ आर हाइड्रोजन एटम। और जो है आफ्टर लूजिंग इट्स एरोमेटिसिटी, जो हमारा फिनॉल है वो वापस से एरोमेटिसिटी अपनी गेन कर लेता है, और इस तरह का सैलिसिलिक एसिड हमें बनते हुए दिख रहा होता है एज आर मेजर प्रोडक्ट। और कुछ सम अदर रिएक्शंस आर डेट। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आ जाती है, अगर आपको फिनॉल से OH ग्रुप हटाना हो तो आप क्या करेंगे ना, सिंपली Zn- जो है वो डाल देंगे अपने फिनॉल पे, तो हमारा जो OH ग्रुप है वो हट जाता है। और सेकंड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे मैंने 4-5 बार क्वेश्चन देखे हैं, पता नहीं क्यों JEE मेन से आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। अगर हम फिनॉल के साथ किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल देते विथ H2SO4, जैसे K2Cr2O7 ले लिया, या KMNO4 भी ले लिया मैंने, है ना, इसकी जगह अगर मैं KMNO4 भी ले लेता हूँ तो भी मुझे बेंजोक्विनोन बनते हुए दिख जाता है। बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 पैरेलल डबल बॉन्ड होगी इन अ 6 मेंबर्ड रिंग, और अपोजिट साइड्स पे डबल बॉन्ड जो है हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं बेंजोक्विनोन में। तो कोई भी मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और एनी गुड एसिडिक मीडियम, तो मुझे बेंजोक्विनोन मेरा प्रोडक्ट मिल जाता है। सेम रिएक्शन इज शोन बाय एनिलीन एज वेल। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ना, अपने पास हाईली एक्टिवेटेड रिंग होनी चाहिए। अब यहाँ मैं OH ले लूँ, NH ले लूँ, दोनों ही हमारी जो रिंग को आप कह सकते हैं एक्टिवेटेड रखते हैं, तो दोनों ही केसेस में जो है मुझे क्या मिल जाता है, बेंजोक्विनोन मेरा मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। सो नाउ एक्सेप्शन इन बिहेवियर ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब हमारा क्या है, सारा जितना भी पोर्शन था अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का वो हो चुका है। अब यहाँ मैंने ऊपर आपको गिग्नार्ड रिएजेंट बताया था, तो उसी के केस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा प्लीज़, है ना, क्योंकि इससे काफ़ी बार अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है JEE मेंस में या JEE में, तो वो इसी पे बेस्ड आएगा। रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल in presence of double bond carbon and double bond C double bond O. It prefer reacting with C double bond O in normal conditions. अब इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर मेरे पास एल्कीन भी है और मेरे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो मैं मेरा जो R- है उसकी अटैक
किसके ऊपर कराऊंगा, मेरे एल्कीन के ऊपर या फिर मेरे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। तो आपको बता दूं, जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, वो क्या होता है, एक हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो हमारी एल्कीन होती है ना, वो क्या होती है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होती है। और जो मेरा R माइनस यहाँ से मिल रहा होगा है ना मुझे, वो किस तरह का न्यूक्लियोफाइल होता है, वो होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल। तो उस केस में तो क्या होगा ना, हार्ड जो है हमेशा हार्ड से ही रिएक्ट करना पसंद करता है, तो इसलिए जो मेरा RMgX है वो नॉर्मल कंडीशंस में किस पे रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे। बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट जैसे कि R2CuLi या CuX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिहेव एज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो हमेशा याद रखना, जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट के साथ रिएक्ट करना प्रेफर करता है, और जो हार्ड है वो हार्ड के साथ रिएक्ट करना प्रेफर करता है। तो नॉर्मल केसेस में तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड है वो क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए वो C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्ट करेगा ऑन प्रायोरिटी। बट अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमारा जो है कॉपर सॉल्ट ले लूँ, तो मेरा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, तो बिहेव करता है, तो वो उस केस में मेरी एल्कीन के साथ रिएक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने एक कंपाउंड ले लिया है जिसमें एल्कीन भी है और कार्बोनिल कंपाउंड भी है, तो मैंने पहले नॉर्मल मेरा RMgX लिया है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करा है, मेरा बेसिकली यहाँ हो जाएगा मेरा रिडक्शन किसका, कीटोन का, और यहाँ मुझे क्या मिल गया, अल्कोहल। और ये जो मेरी एल्कीन के साथ जो रिएक्शन हुई है ना R माइनस की, इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेरा क्या है, माइनर प्रोडक्ट। बट वही अगर मैंने क्या ले लिया है, R2CuLi ले लिया है, राइट, मेरा कॉपर सॉल्ट ले लिया है बेसिकली इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो मेरा इस केस में माइनर हो जाता है, और एल्कीन के साथ बनने वाला प्रोडक्ट मेरा क्या हो गया, मेजर। क्यों, क्योंकि इस केस में जो अपना रिएजेंट है वो क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली देखिए मैंने RMgX के साथ क्या ले लिया है, कॉपर सॉल्ट ले लिया है, तो अगर मैंने कॉपर सॉल्ट ले लिया तो इस केस में भी जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करके मेजर प्रोडक्ट दे देगा, और कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा माइनर प्रोडक्ट। तो इन टू केसेस रिएजेंट्स रिएक्टेड विद C डबल बॉन्ड C इंस्टेड ऑफ C डबल बॉन्ड O, ये जो लास्ट के दो वाले थे इनमें, एंड बिहेव्ड एज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है काफ़ी बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि भाई मेरे पास डबल बॉन्ड C भी प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट है, तो मैं पहले रिएक्शन किसके साथ कराऊँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत ध्यान रखना अच्छे से, राइट। सो लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे तो शेयर कर ही दूंगा, और साथ में हमने हमारी वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया, और उस पर ऑलरेडी मेरे पास जितने भी नोट्स थे वो सब मैं वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। 2-3 चैप्टर के नोट्स बच रहे हैं, वो भी काफ़ी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा बिफोर योर अप्रैल अटेम्प्ट। सो मेक श्योर टू चेक आउट दी वेबसाइट। यहाँ आई टैब पे आपके पास जो है लिंक आ रही होगी ऑफ दैट वीडियो, तो वो वीडियो आप प्लीज़ जाके देख लेना। एंड सेकेंडली प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो उसे शेयर, उसके बारे में रिव्यू लिखिए इन दी कमेंट्स, और कुछ चीज़ खराब लगी हो तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू कैमक्रिक्स। थैंक यू।